अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनियों के फ्यूचर ग्रोथ में इन्वेस्ट करते हैं, तो आज एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको शायद मिल सकती है। क्योंकि आज जो बिजनेस की स्टडी, जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, जिस बिजनेस की, जिस इंसान की, उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव दिए और इतना बड़ा बिजनेस मॉडल बना दिया है, जिस मॉडल के साथ आप भी जुड़ सकते हैं। जुड़ रहे हैं कैसे हैं वो तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले पूरी कहानी आपको बताता हूं। 2021 ओयो जैसी कंपनी के लिए काला साल। 2021 में ओयो की कहानी बिल्कुल खत्म सी थी। देश के बड़े बिजनेस अखबार और न्यूज चैनल इस कंपनी को ऑर्बिचुअरी लिख चुके थे, यानी कि इसकी कहानी खत्म हो चुकी है। वजह भी वाजिब था। एक साल पहले यानी कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 में, कोविड से एक साल पहले, इस होटल चेन ने 13,000 करोड़ यानी कि लगभग $1.5 मिलियन का लॉस बुक किया था। और इसके बाद ओयो का बचना असंभव सा था मानो। 2021 को ओयो का आखिरी साल कहा जाने लगा और 2017 में यूनिकॉर्न बना ओयो अब खत्म होने की कगार पर था। ओयो की प्रॉब्लम सिर्फ फाइनेंसेस की नहीं थी। इस समय कंपनी काफी सारे लीगल केसेस में भी फंस चुकी थी और एक के बाद एक केसेस ने कहीं ना कहीं कंपनी को और उसकी लीडरशिप पर अलग अलग सवाल उठाए। इसी में से एक केस फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि FHRAI ने कंपनी पर यह आरोप लगाया कि कंपनी ने रेवेन्यू के नंबर्स के साथ छेड़छाड़ किए हैं और उसके प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड होटल्स को सही नंबर नहीं बताया है। कंपनी ही नहीं, कंपनी बनाने वाले रितेश अग्रवाल के खिलाफ भी कई सारे केसेस हुए और इसमें एक होटल के मालिक ने यह आरोप भी लगाया कि रितेश ने मैनेजमेंट के साथ मिलकर होटल और ओयो के बीच होने वाले अग्रीमेंट में भी बदलाव किया है और उनके साथ विश्वासघात किया है। रितेश और ओयो की परेशानियां यहां रुक नहीं रही थी। जहां उनके होटल पार्टनर्स और घटते रेवेन्यू ने कंपनी की हालत खराब कर रखी थी, वहीं ओयो का सबसे बड़ा शेयर होल्डर सॉफ्टबैंक ने भी कंपनी पर दबाव डालना शुरू कर दिया। एग्जिट के चक्कर में सॉफ्टबैंक ने ओयो पर पब्लिक जाने की यानी कि IPO लाने का दबाव डालना शुरू किया और कंपनी से जल्द IPO लाने के लिए प्रेशर बनाना शुरू किया। चारों तरफ से घिरे होने के बाद और कोई ऑप्शन रितेश के पास था नहीं और इसके चलते रितेश ने 2021 में ओयो को लिस्ट करने का प्रोसेस शुरू कर दिया। 2021 में $1.2 बिलियन यानी कि लगभग 8,000 करोड़ के IPO के लिए कंपनी ने सेबी को एप्लीकेशन दिया, लेकिन IPO के अप्लाई होते ही इसका लगातार विरोध शुरू हो गया। जॉस्टल और होटल एसोसिएशन FHRAI ने सेबी से शिकायत की और कहा कि IPO के डिस्क्लोजर यानी कि DRHP में ओयो ने काफी सारे फैक्ट्स छुपाए हैं और इसके चलते सेबी ओयो के IPO को सस्पेंड करे, इसकी डिमांड लगातार आ रही थी। ओयो ने इन सभी आरोपों को हालांकि गलत बताया, लेकिन कंपनी पर IPO विड्रॉ करने का प्रेशर बनने लग गया। फाइनली जनवरी 2023 में ओयो ने अपना IPO वापस ले लिया और इसके बाद दोबारा कंपनी ने IPO की अर्जी दी, लेकिन 2024 में एक बार फिर से ये एप्लीकेशन वापस लेनी पड़ी। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि इतने सारे मेस के बाद क्या ओयो कभी भी एक लिस्टेड कंपनी बन पाएगी? लेकिन 2024 ही वो साल रहा जब ओयो में टर्न अराउंड के पहले ग्रीन शूट देखने को मिले, यानी कि कंपनी 2024 में पहली बार प्रॉफिटेबल बनी और हजारों करोड़ के लॉस देने के बाद उस साल कंपनी ने 229 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया। अपने इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के चलते कंपनी अब तीसरी बार अपने IPO को लेकर काफी पॉजिटिव है और उम्मीद में है कि अगले 6-12 महीने में कंपनी अपना IPO दलाल स्ट्रीट पर लेकर के आ जाए। तो अगर वाकई में ओयो में टर्न अराउंड होने वाला है, तो ऐसे में आपके मन में यह सवाल आ गया होगा कि मेरे लिए क्या है। बताता हूं। देखिए, आप ओयो की इस अपवर्ड जर्नी का हिस्सा बन सकते हैं। आप IPO आने से पहले कंपनी का अनलिस्टेड शेयर खरीद सकते हैं और इसमें मदद करेगा आपकी इनक्रेड मनी। इनक्रेड मनी से आप आज ही ओयो के अनलिस्टेड शेयर खरीद सकते हैं। इसके साथ आप जो स्टॉक खरीदना चाहते हैं उसका एनालिसिस भी कर सकते हैं, जैसे फाइनेंशियल्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न, फंडामेंटल डिटेल्स, रीसेंट न्यूज क्या है, ये सब सारी चीजें आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। और एक चीज आपको दिखेगी, 2022 में ओयो की वैल्यूएशन काफी हाई थी और कंपनी लॉस में थी, लेकिन अब जब टर्न अराउंड हो रहा है तो वैल्यूएशन में कमी आई है। कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। अब इनक्रेड मनी के जरिए निवेश करना क्यों फायदेमंद है, थोड़ा आपको यह बता देता हूं। यहां पर कोई फीस नहीं लगती, कोई ब्रोकरेज नहीं लगता, कोई कमीशन नहीं देना पड़ता और कंपनी की रेफरल स्कीम भी काफी यूनिक और अच्छी है। और इन सब के साथ आपके शेयर खरीदने के बाद कुछ ही दिनों में आपका शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ जाता है।
लेकिन इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कंपनी के इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट की टीम को संपर्क कर सकते हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं ओयो की स्टोरी पर। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ओयो ने ये फर्श से अर्श की अपनी जर्नी कैसे पूरी की। कैसे 2021 में ऑलमोस्ट खत्म हो गया ये स्टार्टअप अब 2025 में आईपीओ की दहलीज पर खड़ा है। ये कहानी देखिए शुरू होती है साल 2012 में, जब एक 17 साल के रितेश अग्रवाल ने ओयो की शुरुआत की थी। शुरुआत में रितेश का आइडिया था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां लोग अपने आसपास सस्ते होटल की खोज कर सकें और उन्हें बुक कर सकें। उन्होंने इस प्लेटफॉर्म का नाम दिया था शुरुआत में ओरावेल स्टेज, और एक कुछ हद तक अमेरिका की एक स्टार्टअप एयरबीएनबी जैसा लगता भी था। लेकिन इसका एक्स फैक्टर था अफोर्डेबिलिटी। लेकिन रितेश की जर्नी आम स्टार्टअप फाउंडर की जर्नी की जैसी नहीं, ये अलग थी, जिसके बारे में आज हम सुनते हैं ना बहुत सारे स्टार्टअप, जैसे दीपेंद्र गोयल, जोमेटो वाले, भावेश अग्रवाल, ओला वाले। रितेश की जर्नी इन सब से अलग थी। कैसे, बता दो। देखिए, रितेश ने ना तो आईआईटी या आईएम जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी और ना ही उनके पास परिवार से कोई फाइनेंशियल मजबूत सपोर्ट था। लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। तो रितेश के पास आईआईटी आईएम का तमगा तो नहीं था और ना ही मेट्रो सिटीज की नेटवर्किंग थी, लेकिन उनके पास शायद जज्बा बड़ा था। और शायद इसलिए उनके सफर में उनका साथ देने आए पीटर थिल। पीटर थिल सिलिकॉन वैली के मशहूर एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर हैं और नए उभरते हुए एंटरप्रेन्योर को काफी प्रमोट भी करते हैं। पीटर ने पेपैल की शुरुआत की थी और बाद में फेसबुक के शुरुआती इन्वेस्टर्स में भी शामिल थे। और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए ये थिल फेलोशिप के तहत फाइनेंशियल मदद भी देते हैं। और इसी थिल फेलोशिप में हर साल 20 से 30 युवा चुने जाते हैं जो कॉलेज छोड़कर अपने स्टार्टअप पर काम कर सकते हैं। और इसके लिए उन्हें लगभग $1 लाख, मतलब करीब 80 लाख रुपए की शुरुआती फंडिंग भी दी जाती है। और अब यहां रितेश की किस्मत इसी वजह से चमक उठी थी। जैसे ही रितेश अग्रवाल ने ओरावेल स्टेज शुरू किया, उन्हें थिल फेलोशिप मिल गई। जो चीजें समझने और सीखने में उन्हें सालों लग सकते थे, अब वही उन्होंने कुछ ही हफ्तों में सीख लिया। यहीं से उनकी असली स्टार्टअप की जर्नी शुरू होती है, जिसका नाम बाद में बना ओयो रूम्स। अपनी शुरुआती रिसर्च में रितेश को होटल इंडस्ट्री को लेकर एक बड़ा इंसाइट मिला कि भारत में होटल ढूंढना और बुक करना कोई बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन असली दिक्कत थी क्वालिटी स्टे की। उन्होंने रियलाइज किया कि अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके होटल को स्टैंडर्डाइज किया जाए तो वहां रुकने वाले गेस्ट को बेहतर एक्सपीरियंस दिया जा सकता है और एक बड़ा बिजनेस इसके जरिए बनाया जा सकता है। उस समय ये कुछ इस तरह का प्रॉब्लम था जिस पर नजर किसी की नहीं थी, कोई भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा था। देखिए, शुरुआती कुछ सालों में ओयो का बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल था। ओयो एक होटल पार्टनर को ऑनबोर्ड करता था। होटल में रुकने वाले मेहमानों को एक अच्छा एक्सपीरियंस देने की जिम्मेदारी ओयो की होती थी। एक्सपीरियंस सिर्फ बुकिंग तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें साफ बेडशीट, फ्री वाईफाई, एसी, 24 घंटे पानी जैसी सुविधाएं, ये सब भी शामिल थी। और इसी एक्सपीरियंस के साथ ओयो इन होटलों की मार्केटिंग भी करता था। बदले में ओयो होटल मालिकों से सिर्फ 15 से 25% कमीशन लेता था, जो कई फैक्टर्स पर निर्भर करता था। लेकिन ओयो की वजह से होटलों की बुकिंग और उनकी कमाई बढ़ गई थी। ये बात तो बिल्कुल सच थी। होटल मालिकों को ये कमीशन देने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ओयो की वजह से उनकी कमाई बढ़ रही थी। अब 2016 तक ओयो देश के करीब 100 से ज्यादा शहरों में अपने होटल चला रहा था और करीब 5500 होटल्स उसके प्लेटफॉर्म पर ऑन बोर्ड थे। और ये देश का सबसे बड़ा होटल ऑपरेटर अब तक बन चुका था। लेकिन यहाँ एक और बड़ा इवेंट आने वाला था रितेश और ओयो की जर्नी, और इसके लिए जिम्मेदार थे मासायोशी सोन, सॉफ्टबैंक के फाउंडर, दुनिया के सबसे वैल्यूएबल कंपनियों में से एक, और साथ ही दुनिया के सबसे बड़े टेक इन्वेस्टमेंट फंड विजन फंड के मालिक। अलीबाबा, उबर और बाइट डांस में रहे इन्वेस्टर मासायोशी ने ओयो में इन्वेस्टमेंट का मन बनाया, और इसके पीछे उनकी सोच थी आने वाले सालों में ओयो को दुनिया का सबसे बड़ा होटल एग्रीगेटर बनाना। और इसी विजन के साथ मासायोशी और उनकी कंपनी सॉफ्टबैंक ने ओयो में 2015 से 2019 तक करीब $1.5 बिलियन का निवेश किया और ओयो में 47% हिस्सा खरीदा। और इसके बाद शुरू होता है ओयो का असली सफर, बुलेट ट्रेन की रफ्तार, तेजी से ग्रोथ और एक्सपेंशन का फेज। लेकिन शायद ये फेज थे जो आगे चलकर ओयो के लिए परेशानी का सबब भी बन गया। कैसे, बताता हूं। सॉफ्टबैंक के साथ आते ही अपनी स्ट्रैटेजी में उन्होंने बदलाव किया। पहले उन्होंने मिनिमम इनकम गारंटी लॉन्च किया, जिसके जरिए होटल ओनर्स को बुकिंग के ऊपर हर महीने एक फिक्स इनकम देने का वादा किया। इसके पीछे मकसद ये था कि कई सारे होटल्स उस समय नई कंपनी के साथ जुड़ने में हिचकिचाते थे और ऐसे ऑफर्स के जरिए आसानी से जुड़ जाते थे।
मिनिमम इनकम गारंटी के तहत होटल ओनर्स की अर्निंग के ऊपर 50% से 200% तक की रकम दी जाती है, डिपेंडिंग अपॉन सिटी और कहां से वो ऑपरेट कर रहे हैं। अगर शहर बड़ा है तो बड़ी इनकम गारंटी, शहर छोटा है तो छोटी गारंटी। और इसके साथ ही मेन सीजन और ऑफ सीजन की फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम भी होटल्स की खत्म हो गई, क्योंकि अब कंपनी से उनको एक फिक्स इनकम मिल रही थी। होटल खाली भी रहे तब भी मंथली उनको ओयो लाखों रुपए दे रहा था। इसके तहत ओयो सॉफ्ट बैंक का पैसा भयंकर रूप से बर्न कर रहा था, लेकिन ये उस वक्त स्केलिंग के लिए जरूरी भी था। और इस तरीके से ओयो ने अपना एक्सपेंशन शुरू किया और देश के बाहर भी कदम रखना शुरू किया। साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो वहां से उन्होंने शुरुआत करी और 2019 आते आते 80 देशों में अपना फुटप्रिंट बना लिया। विदेशों की बात करें तो चाइना में ओयो ने सबसे ज्यादा तेजी से ग्रोथ किया और 2020 आते आते चाइना में ही ओयो के पास 19,000 होटल हो गए। और देखते ही देखते ओयो मैरियट और हिल्टन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी होटल चेन बन गई। सॉफ्ट बैंक की फंडिंग ने ओयो की किस्मत बदल दी मानो, और इस शानदार ग्रोथ का असर रेवेन्यू पर भी दिखना शुरू हो गया। 2016 से 2020 आते आते कंपनी के रेवेन्यू में 400% का उछाल आया और करीब 33 करोड़ से ये 13,168 करोड़ हो चुका था। अब दूर से देखने में तो ये रैपिड ग्रोथ अच्छी लग रही थी और कंपनी के रेवेन्यू में भी रिफ्लेक्ट हो रहा था, लेकिन इस ग्रोथ के लिए कंपनी को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी और अब ओयो एक एग्रीगेटर से फ्रेंचाइज मॉडल की तरफ बढ़ गया था। और यहां आते ही परेशानी का सबब और शुरू होने लग गया था। एग्रीगेटर से जुड़ने के बाद भी होटल्स बहुत हद तक अपने हिसाब से अपना धंधा चला सकते थे, लेकिन फ्रेंचाइज मॉडल आते ही होटल को काफी सारे स्टैंडर्ड पर खरा उतरना होता है और स्टैंडर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं, और ये करना होटल के लिए आसान नहीं था। लेकिन ओयो को अगर ग्रोथ मेंटेन करनी थी तो उसके लिए फ्रेंचाइजी मॉडल ही सबसे अच्छा तरीका था उनके लिए। यहां से शुरू हुआ होटल मालिकों और ओयो के बीच अनबन। होटल मालिक को यह लगने लग गया कि अब ओयो के रहमो करम पर वो पल रहे हैं, खास तौर पर प्राइसिंग और डिमांड के मामले में, क्योंकि उनको लगा कि कमरे का दाम अब होटल मालिक नहीं बल्कि ओयो का एल्गोरिदम डिसाइड करेगा। और इसके साथ ही होटेलियर्स की नासमझ ने भी परेशानी काफी बढ़ाई। जिन होटल मालिकों ने ओयो के टर्म्स और कंडीशन ध्यान से नहीं पढ़े थे, उन्होंने सिर्फ अच्छी इनकम के लालच में ओयो की फ्रेंचाइजी खरीद ली। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ा, इस पूरे बिजनेस मॉडल की सच्चाई सामने आने लग गई। कई होटल मालिक ओयो के स्टैंडर्ड को पूरा नहीं कर पाए और इससे ग्राहकों की शिकायत भी बढ़ने लग गई। और जब कस्टमर एक्सपीरियंस खराब होने लग गया तो इसका सीधा दोष कस्टमर्स ने ओयो के सर मढ़ दिया। इसके साथ ही दूसरी दिक्कत थी ओयो का उलझा हुआ और नए मॉडल पर अनटेस्टेड रेवेन्यू मॉडल। याद है ओयो का मिनिमम इनकम गारंटी वाला वादा? देखो हुआ क्या कि धंधे के बड़े होने के साथ ही ओयो को यह एहसास हुआ कि यह मॉडल लॉन्ग टर्म तक नहीं चल सकता। इस मॉडल के चलते ओयो ने हजारों होटल मालिकों को यह वादा कर दिया था, लेकिन ओयो ने डिमांड को जरूरत से ज्यादा आंक लिया था। जब बुकिंग उम्मीद के मुताबिक नहीं आई तो ओयो को अपनी जेब से पैसा देना पड़ रहा था और इसके चलते फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 में ओयो का टोटल घाटा 13,123 करोड़ हो चुका था और इसमें से बहुत सारा पैसा इसी फ्लॉड इनकम गारंटी मॉडल में जा रहा था। अब इस समस्या से निपटने के लिए ओयो ने मॉडल चेंज करके रेवेन्यू शेयरिंग करने का जब डिसीजन लिया तो कई सारे देसी और विदेशी होटल के मालिक इसके अगेंस्ट खड़े हो गए, क्योंकि ज्यादातर लोग ओयो से जुड़े ही थे मिनिमम इनकम गारंटी मॉडल की वजह से। प्रोटेस्ट होने लग गए, कई सारे केसेस फाइल हुए। अब ये जो इतनी बड़ी आग लगी थी, इसको बुझाने के लिए रितेश लगे ही थे कि तब तक इससे कई गुना बड़ी विकराल समस्या सामने आ गई और उस समस्या का नाम था कोविड 2020। देश दुनिया सब बंद, ट्रैवलिंग बंद, हॉलीडेज सब होल्ड पर चले गए और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री चारों खाने चित्त हो चुकी। और ये वही समय था जब ग्रोथ के साथ बढ़ती हुई मैन पावर भी बढ़ाया जा रहा था। 43,000 होटल्स को मेंटेन करने के लिए ओयो ने हजारों की संख्या में लोगों को हायर किया था। अब रितेश के लिए एक बड़ा चैलेंज हो गया इतनी बड़ी मैन पावर को मेंटेन करना। अब धीरे धीरे समस्या को सॉल्व करने के लिए उन्होंने अपनी टीम हल्की करनी शुरू करी। प्रॉपर्टीज जो नहीं चल रहे थे उनको बंद किया, मतलब जो भी कुछ हो सकता था वो सब कुछ किया। लेकिन इसी बीच ओयो के सबसे बड़े इन्वेस्टर सॉफ्ट बैंक ने पब्लिक जाने का प्रेशर बनाना शुरू किया। ये वही समय था जब मसायोशी अमेरिका की कंपनी वीवर्क में सॉफ्ट बैंक के $15 बिलियन स्वाहा कर चुके थे और ओयो में किए हुए इन्वेस्टमेंट के रिटर्न के इंतजार में थे। अब प्रेशर में आकर ओयो ने आईपीओ के लिए अप्लाई भी किया, लेकिन आईपीओ एप्लीकेशन विड्रॉ करनी पड़ी और पूरे स्टार्टअप जगत में लोग इस इंतजार में थे कि जो हाल बाइजूस और वीवर्क का हुआ है, कब वो हाल ओयो का भी होगा।
लेकिन कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी था। रितेश और ओयो ने एक बार फिर अपना मॉडल बदल दिया। ग्रोइंग एट एनी कॉस्ट के बजाय कंपनी अब ग्रोइंग प्रॉफिटेबिलिटी की फिलॉसफी पर चल पड़ी। ओयो ने उनके साथ लिस्टेड होटल्स का एक्सरे किया। वो होटल्स जिसमें ऑक्यूपेंसी कम रही या फिर जिसमें कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, उनको डीलिस्ट भी कर दिया। भारत में 18,000 होटल थे और उस संख्या को घटा करके अब 8,000 कर दिया। बजट होटल्स का टैग हटाकर कंपनी ने ब्रांड की रीपोजिशनिंग शुरू करी। ट्रैवलर्स की जरूरत के हिसाब से कैटेगराइजेशन भी किया और इसके लिए कंपनी ने ओयो टाउन हाउस के नाम से ओयो होम लक्स, पैलेट और संडे जैसे सब ब्रांड लॉन्च किए। अब ये वो समय था जब कंपनी अफोर्डेबल से लग्जरी और लग्जरी से रिसॉर्ट की सब कैटेगरी में क्लियरली विजिबल हो गई थी। और इसके साथ ही ओयो अब स्पिरिचुअल टूरिज्म पर भी फोकस कर रही है, क्योंकि आप जानते हैं ये कैटेगरी 2028 तक $60 बिलियन की हो सकती है। कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग और नए बिजनेस मॉडल का कंपनी पर शानदार असर दिख रहा है। और CNBC TV 18 की एक रिपोर्ट की बात करें तो ओयो ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q3 में पिछले साल के मुकाबले शानदार 6 गुना प्रॉफिट दिखाया है। और पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जहां 25 करोड़ था, वो फाइनेंशियल ईयर 2025 में 166 करोड़ हो गया है। रेवेन्यू में भी 31% का इंक्रीज है और Q3 में ये करीब 1700 करोड़ है। फाइनेंशियल ईयर 2025 के पहले 9 महीने में कंपनी ने 457 करोड़ का टोटल प्रॉफिट किया है, जबकि पिछले साल पहले 9 महीने की बात करें तो कंपनी ने 111 करोड़ का लॉस किया था। नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ओयो जो बिजनेस मॉडल और धंधा करने का तरीका ढूंढ रहा था, फाइनली वो उसको मिल चुका है। और उम्मीद है कि इसके चलते कंपनी की IPO की एप्लीकेशन भी पास हो जाए और जल्द ही कंपनी का IPO आ जाए। अब ये समय ये बताएगा कि कंपनी कहां तक जाएगी और आगे क्या होता है। लेकिन एक बात है, रितेश अग्रवाल के जज्बे को सलाम और इस देश के इकोसिस्टम को भी, जहां ओयो जैसी और भी कहानियां हमें देखने को मिलती रहती है। और इसके साथ ही ओयो की फ्यूचर जर्नी में अगर आपको जुड़ना है तो हमने पहले बताया, आपको लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल रखा है।